आरएस योगी राजीव गौड़ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत कर रहे हैं, जरा सुनिए। आए हैं, सबसे बड़ी बात है जनता के बीच में रहना। और ये कोई 11:15 रात को इस वक्त कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। जब मंत्री नहीं थे तभी वो स्थिति थी, जब मंत्री बने तभी वो स्थिति है। चुनाव लड़े या नहीं लड़े उसके पहले भी ये स्थिति थी। बड़ी बात है कि जनता से जुड़े रहना, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला, कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं अपने समय में कि अगर कोई दौड़ने वाले हैं तो शेखावत है। और कई बार खुद शेखावत ने बहुत ही प्यार से कहा है राजनीति के अंदर हमेशा एक दूसरे को सीखना चाहिए। पिछली बार कहा था एक कप चाय जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बाकी है, वो चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन रात और दिन जनता के बीच में, लू के थपेड़ों में और मिट्टी के बीच में रहने बाद मिट्टी पर रहना चाहते, जमीन पर रहना चाहते, कैसे चल रहा चुनाव प्रचार? आप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए। देखिए, पिछले लगातार 3 दिन से मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर था, और क्योंकि दूरियां इतनी ज़्यादा है कि एक बार जाने के बाद में वापस लौट करके आना और अगले दिन सुबह जाना, समय जाया होता है। इससे बेहतर है कि आप रात में किसी गांव में रुकें, लोगों के साथ में बातचीत करें, चर्चा करें, उनके विषयों को और अधिक गहराई के साथ में समझें। इसके चलते 2-3 दिन जोधपुर में नहीं आ पाया था, तो आपके प्रयास आपको कुछ ज़्यादा करने पड़े। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव के मैदान में है। और 400 पार के नारे के साथ में जब मैदान में है, तब इस विश्वास के साथ में मैदान में है कि पिछले बार 300 पार के नारे के साथ में हमने 300 पार किया था, 303 सीटें जीती थी। उससे पहले 272 के पार का नारा देकर के 282 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है, और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम मिले, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में और भी विशेष रूप से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां हम 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब सफल हुए, ऐसी परिस्थिति में मुझे चुनाव में सर्वदूर अनुकूलता दिखाई देती है। और इससे आगे बढ़कर के बात करूं, देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों के जीवन में परिवर्तन सफलतापूर्वक लाया, और उसके साथ साथ में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। देश के करोड़ों गरीब सामान्य लोगों की श्रद्धा और उनका अटूट प्रेम और विश्वास माननीय मोदी जी के साथ में खड़ा है। जो बड़े फैसले लिए गए, जो कड़े फैसले लिए गए, जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से बात करो, चाहे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय, उनके विषयों में बात करो, सामरिक तैयारी को लेकर के उस विषय में बात करो, या 370 के रिपीलमेंट जैसे विषय के लेकर के बात करूं, या बहुप्रतीक्षित, सदियों से प्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, देश के सभी सेगमेंट्स के लोगों की असीम श्रद्धा और विश्वास मोदी जी के साथ में जुटा है। इसलिए केवल जोधपुर नहीं, मुझे पूरे राजस्थान में, जहां मुझे प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में एक ही तरह की अनुकूलता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखने को मिल रही है। देश तो साथ है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेना, उनके चरण छूना, उनको फॉलो करना, फॉलोअर्स की संख्या विदेशों में भी बढ़ जाना, आपको लगता है कि ये फैसले पूरे विश्वव्यापी भी हो रहे हैं, और उसी के मुद्दे जो 10 साल के कामकाज हुए हैं उसके चलते अब की बार 400 पार? देखिए, पहली बार जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, चुनाव से पहले जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, उससे पहले के 10 साल के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, एक तरफ भारत भ्रष्टाचार से त्रस्त था, पीड़ित था, करप्शन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाने के कारण से लोग मन से व्यथित थे। दूसरी तरफ निरंतर हो रही आतंकवादी घटनाएं, या तो आस्था के केंद्रों पर और या अर्थव्यवस्था के केंद्रों पर, जम्मू के रघुनाथ मंदिर से लेकर के और गांधीनगर के अक्षर मंदिर तक, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर के और चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से हैदराबाद और पुणे तक, देश भर के सारे अर्थव्यवस्था के केंद्रों पर जिस तरह के हमले हो रहे थे,
उसके कारण से देश के आम जन में एक आक्रोश था। और उस समय में देश की जनता ने मोदी जी को, जो उनके 14 साल का कालखंड गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते काम करने का था, उस ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटों के नारे के बावजूद 282 सीटों देने का आशीर्वाद दिया। पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि देश का कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी इलेक्शन को एनालाइज करने वाला इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि भारत में जहां 30 साल से मिली जुली सरकारें बन रही है, वहां कोई एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के वो बनाया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को लेकर के, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, उनको लेकर के व्यक्त किया कि मेरी सरकार उनके कल्याण के लिए काम करेगी और देश के सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करेगी। 5 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर संपूर्णता के लक्ष्य के साथ में उतारा गया कि जो भी योजना हाथ में लेंगे वो हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न अमीर और गरीब के आधार पर, किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना 100% लोगों तक योजनाओं का लाभ जब पहुंचा। और दूसरी तरफ आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े निर्णय किए गए, जिनको देश ने अत्यंत उत्साह के साथ में और एक गर्व के क्षण के तरह सेलिब्रेट किया। देश आर्थिक रूप से जिस तरह से प्रगति करने लगा, देश के सामान्य लोग, व्यक्ति को स्वरोजगारी बनाने की दिशा में जिन योजनाओं को प्रारंभ किया गया और वो योजनाएं जो है सफलता और प्रभावपूर्ण तरीके से धरातल पर उतरती भी दिखाई दी, तब 2019 के चुनाव में देश की जनता ने एक भरोसे का वोट मोदी जी को दिया, एक विश्वास का वोट मोदी जी को दिया। और मोदी जी के इस नारे, अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, उनके उस नारे के अब की बार 300 पार थे, जब उसे कोई एक बार फिर स्वीकार करने को तैयार नहीं था, देश की जनता ने 300 पार किया। और उसके बाद 5 साल में जिस तरह के बड़े फैसले लिए गए, और जैसा आपने कहा कि भारत की छवि पूरे दुनिया में बदली, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व भर में बदला, और मोदी जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। भारत जो कहीं उपेक्षित ऐसा महसूस करता था और उपेक्षित हो ऐसा दिखाया जाता था देश के, दुनिया के अन्य देशों द्वारा, वो भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में सेंट्रल स्टेज पर दिखा, विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखा। परिस्थितियां यहां तक पहुंची कि भारत के हितों के प्रतिकूल किसी तरह का कोई निर्णय किसी भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हो सके, इसकी संभावनाएं समाप्त होगी, अकल्पनीय हो गया। उल्टा दुनिया भर के विषयों पर मध्यस्थता करने के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ पूरा विश्व देखने पर लगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास से लबरेज होकर के भारत, हम विकसित होंगे, ये संकल्प कर आगे जब बढ़ा, तब इस अमृत काल के शुरुआत के इस चुनाव में देश विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए, कि उस आधारशिला को हम पूरी ठोस मजबूती के साथ में रखें, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस आह्वान पर कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार के नारे को एक बार फिर आशीर्वाद देकर के सफल करने के लिए जुटा है। लेकिन आप पे बहुत बड़ा भरोसा करके जल शक्ति मंत्रालय आपको दिया गया। आप कहीं अपने उद्बोधनों में, बैठकों में कहते रहे कि अगला अगर विश्व युद्ध होगा तो जल को लेकर होगा, क्योंकि जल है तो कल है। पानी बचाने के लिए आप संदेश दिया, लेकिन आपको क्या लगता है जल जीवन मिशन की अगर बातचीत करें, ERCP इतनी बड़ी योजना थी जिसको आपके प्रयासों से लागू किया गया, आपको लगता है कि जनता उसको समझेगी? लेकिन ये अभी कम है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक विजनरी लीडर है, दूरदृष्टा है, पानी जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है,
मैंने तो ऐसा कभी कहा नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने एक कोट किया है कि भारत जो है अगला विश्व युद्ध दुनिया में पानी के लिए होगा। मैंने तो हमेशा विश्वास के साथ ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय का गठन ही इसलिए किया गया कि भारत के विकसित होने के मार्ग में पानी की निर्बाध आपूर्ति कहीं बाधा न बने। और मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में जिस तरह के प्रयास हुए, हमने एक तरफ जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव मिशन मोड में लिया, जल जीवन मिशन, जहां हमें 19 करोड़ 40 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाना था। 16% से यात्रा प्रारंभ करके इस 4-4.25 साल के कालखंड में 2 वर्ष कोरोना के खाते में दर्ज हो जाने के बावजूद भी हमने 76% घरों तक पानी पहुंचाने की सफलता प्राप्त की है। आज देश के 11.5 करोड़ माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य नरेंद्र मोदी जी के खाते में दर्ज हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर मिशन हम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली अपने देश में किया, क्योंकि हमारे देश में भूगर्भ पर के जल पर सर्वाधिक निर्भरता विश्व में थी। और सफलतापूर्वक उसे पूरा करने के बाद में देश में भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिसिपेटरी वाटर रिचार्ज, उसको लेकर के, उस लक्ष्य को लेकर के पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज का इनिशिएटिव लिया। इसी के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा डैम ऑनिंग बांधों की धारण करने वाला देश है, अमेरिका और चाइना के बाद में। हमारे 6000 से ज़्यादा मीडियम और लार्ज कैपेसिटी के बांध हैं। उन बांधों का, क्योंकि वय बढ़ रही है, 50 साल से ज़्यादा उम्र हमारे 25% से ज़्यादा बांधों की है, और लगभग 10% बांध 100 साल की वय के पास पहुंचने वाले। इसलिए हमारे ये वाटर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सदा नीरा बने रहें, हमेशा देश की सेवा करें। इस लक्ष्य को लेकर के पुराने हो रहे बांधों के संरक्षण के लिए, रखरखाव के लिए एक डैम रिहेबिलिटेशन का इनिशिएटिव एक चरण सक्सेसफुली पूरा करने के बाद दूसरे और तीसरे चरण में प्रारंभ किया है, जहां हम दूसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे टेनेसी वैली में अमेरिका में जाकर के उनका डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को स्टडी करने का अवसर मिला, और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उनसे ज़्यादा गति से और उनसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम अपने डैम्स का रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन कर रहे हैं, उनके इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा नदियों की शुद्धता का कार्यक्रम हमने सक्सेसफुली किया, और गंगा की सहायक नदियों पर हमने जिस तरह से काम किया, पिछले 1 दशक को ग्लोबल ईयर ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल डिकेड ऐसा मानते हुए पिछले 10 वर्षों में दुनिया भर के देशों ने इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन इनिशिएटिव्स का एक कंपटीशन किया। दुनिया के लगभग 170 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी एंट्री भेज करके पार्टिसिपेट किया, और मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि हमारे प्रोग्राम को दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में यूनाइटेड नेशंस ने खुद चिन्हित किया। इसी के साथ साथ में देश में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम हम पे सफलतापूर्वक, जहां बैकलॉग वर्षों से अटका हुआ था, उसको शुरुआत कर पाए। एक समझौता केन और बेतवा नदियों को जोड़ करके बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के हिस्से का भी और मध्य प्रदेश का, जो देश का सबसे सूखा प्रदेश है ऐसा माना जाता है, वहाँ लोगों की प्यास बुझाने और किसानों के खेतों में सिंचाई हो सके, इसके लिए हमने इनिशिएट किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की चर्चा आपने की, वर्षों से रुका पड़ा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन कि रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो, और हमने नया सोचने की कवायद करके पुराने पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के इंटरलिंकेज और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो वसुंधरा जी के समय में कंसीव किया गया था, उन दोनों को जोड़ करके एक नया प्रोजेक्ट ऐसा नदियों को जोड़ने का मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता कराने में कामयाबी प्राप्त की। यदि समग्र दृष्टिकोण से मैं देखूं
तो पानी के हर एस्पेक्ट को न केवल हमने टच किया अपितु उसमें प्रभावपूर्ण तरीके से हम सफल हुए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमारी निर्भरता सबसे ज़्यादा उस पर है और सबसे ज़्यादा विड्रॉल होने के चलते हुए हमारे लगभग 20% ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए थे, ओवर एक्सप्लॉयटेड थे, क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड थे, सेमी क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड थे। उन सारे वाटर ऐसे हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे जब हमने रिचार्ज रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने से आगे बढ़ करके इसे लीड किया। मन की बात से लेकर के अन्य अन्य कार्यक्रमों में इस पर बातचीत की, राज्यों की सरकारें जुटी, देश की सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, नरेगा के पैसे को उस पर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर जो है वो डाइवर्ट किया गया, उसका 65% पैसा। NGOs जुड़े, टीवी चैनल्स जुड़े, मीडिया हाउसेज जुड़े और देश में एक वायुमंडल उसको लेकर के खड़ा हुआ। आज उसका परिणाम यह है कि जहां पहले 3-3, 4-4 साल में रिपोर्ट्स नहीं छपती थी, हमने हर साल रिपोर्ट छापना शुरू किया। पिछले 3 साल से डिप्लीशन का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ और हमारे ब्लॉक्स जो निरंतर डिप्लीट हो रहे थे, सूखने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ रही थी, अब वापस ब्लॉक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और 10% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पिछले 2 साल में रजिस्टर हुआ है। लेकिन अब बात थोड़ी चुनावी कर लेते हैं कि आप क्या खाते हैं दिन भर? सुबह आप 4:30-5 बजे उठते हैं, 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, रात को 1-2 बजे तक काम करते हैं, थोड़ा सा समय मिलता है, दिन में खाना क्या टिफिन साथ रखते हैं या कहीं कार्यकर्ता की भोजन कर लेते हैं? कि जहाँ जैसी परिस्थिति है, सामान्यतया सुबह का अल्पाहार घर से निकलने के साथ होता है और उसके बाद में दिन का भोजन कहीं न कहीं किसी कार्यकर्ता के साथ होता है, कार्यकर्ता के घर पर होता है, सामूहिक रूप से ज़मीन पर बैठ करके हम सब लोग खाना खाते हैं और या गाड़ी में जो कुछ मिलता है उसको खा करके काम चलता है। जहाँ तक ऊर्जा का विषय है, मुझे लगता है कि भोजन के बजाय मुझे कार्यकर्ताओं का स्नेह और जोधपुर के मतदाताओं का स्नेह, जोधपुर के लोगों का स्नेह मुझे ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि 36 कौम के लोगों से आज भी जो हमारे पास जो सूचना है कि आज SC मोर्चा और जो दूसरे मोर्चा के अलावा राजपूत समाज ने विशेष रूप से घोषणा भी की है, वो पहले भी आपके साथ रहते हैं। ऐसे 36 कौम के लोग आपसे नियमित रूप से, चुनाव होना नहीं होना अलग बात है, आपसे जुड़े रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को सभी को साथ लेकर के चलना होता है और भारतीय जनता पार्टी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा, ये केवल नारा नहीं है, हम सब लोगों के लिए जीवन का मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर के सबके विकास के लिए, सबको विश्वास में लेकर के सामूहिक रूप से प्रयास करें और यही विकसित भारत बनाने का मार्ग है। लेकिन पिछली बार भी आप स्टार प्रचारक थे, खूब सारी विधानसभा सीटें जिताई है, पूरे प्रदेश में आप घूम रहे थे। इस बार भी चूंकि खुद की जिम्मेदारी है और दूसरे और सीटों की भी जिम्मेदारी है, क्या किस तरीके से जो है आपका रहेगा? देखिए, दल जब तय करता है और भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है देश प्रथम, दल बाद में और व्यक्ति अंत में। पार्टी जहां निर्देश करेगी, जहां जाने के लिए कहेगी, जहां मेरी आवश्यकता को समझेगी, चाहे राजस्थान में या राजस्थान के बाहर, सभी जगह जाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मुझे करना भी चाहिए। हालांकि आप जाति पाति पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज से आते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह की बरगलाने वाली बातें कही जा रही है उसका कहीं कुछ असर पड़ता है? देखिए, भारत का लोकतंत्र 75 वर्षों का हो गया और अब भारत में जब कम्युनिकेशन के तरीके बहुत सारे बदल गए, तकनीकी के इस युग में आज व्यक्ति यथार्थ को यदि खोजना चाहे तो कुछ क्षणों में खोज सकता है, सत्य को यदि खोजना चाहे तो कुछ क्षणों में खोज सकता है, हकीकत जानना चाहे तो कुछ क्षणों में जान सकता है। ऐसे में बरगलाने वाली बातें न तो टिकती हैं, न ठहरती हैं और न ही काम करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आप बहुत लाडले माने जाते हैं। 17 तारीख के बाद में सुन रहे हैं प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम बन रहा है, कहाँ होगा कार्यक्रम? और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम बन रहा है, किस तरह का जो माहौल है और इसके बाद में किस तरह से आपको लगता है कि वो जब आएंगे कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति अनेकों लोगों को प्रेरित करती है। जो उनके सभा में आकर के उनकी बात सुनते हैं, उनको निश्चित रूप से उनको दिल और दिमाग में उनके शब्द कई लंबे समय तक झंकृत करते रहते हैं। श्रद्धेय योगी जी को लेकर के देश में एक अलग तरह की आस्था और विश्वास बना है और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया है, उसको लेकर के एक असीम श्रद्धा का भाव देश की जनता में उनको लेकर के है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसका कार्यक्रम बनेगा, लेकिन निश्चित ही मैं मानता हूँ
जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और साथ ही साथ में मरुस्थल का गेटवे भी है, थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई वरिष्ठ नेता आकर के हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाएंगे और सामान्य लोगों के साथ में बातचीत करके और भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 के पार के लक्ष्य को और अधिक ऊर्जा देने का काम करेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जादूगर के साथ चाय अधूरी, आपने मना नहीं किया है, अब चुनाव जीतने के बाद पियेंगे या पहले पियेंगे? देखिए, व्यस्तता है अभी चुनाव की और प्राथमिकता भी चुनाव, मेरा खुद का चुनाव नहीं पर लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 सीटें हम जीत पाएं, ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरी प्राथमिकता भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे अब सभी को साथ लेकर के जिताने के लिए मुझे काम करने मेरा धर्म है। लेकिन निश्चित ही जैसा मैंने कहा था कि उनका इतना सुदीर्घ अनुभव है, 55 साल तक, मेरी जितनी उम्र है लगभग उतना उनका राजनीतिक वय है और उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो उन्होंने सीखा होगा, एक सामान्य परिवार से आने के बाद एक साधारण पृष्ठभूमि के परिवार का युवक होने के बावजूद भी और एक ऐसा समाज जो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी समाज ऐसा नहीं माना जाता, मार्शल कौम जैसी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में उनके विधायक भी नहीं जीत करके आते, शायद इक्का दुक्का विधायक जीत करके आते होंगे, फिर भी अपने अनुभव के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर वो प्रासंगिक जिस तरह से बने रहे और हमेशा ही राजनीति, कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे। मुझे लगता है कि उनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब भी अवसर मिलेगा मैं निश्चित रूप से उनके पास में जाकर के उस अवसर का लाभ लेने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं